बहुत सारे गांव के मिट्टी के छोटे छोटे कच्चे रास्ते एक मुख्य पक्के सड़कों से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही एक मिट्टी के कच्चे और छोटे कीचड़ भरे रास्ते से होकर सागर कॉलेज जाने के लिए बस की राह देख बस स्टॉप पर खड़ा था। गांव का बस स्टॉप मतलब एक बड़ा सा पेड़ या फिर कोई पान की टपरी। सागर भी ऐसे ही बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, इसलिए चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में भी प्रसन्नता थी। बस स्टॉप पर सागर के अलावा और कोई नहीं था। तभी एक 50-55 वर्षीय सज्जन, हाथ में एक लाल बैग, किसे में पेन, सफेद शर्ट की जेब पर तंबाकू का पीला दाग, चप्पल थोड़े फटे हुए और टूटे हुए लेकिन सिलाए गए थे, खेतों में काम करके उनकी एड़ियां बुरी तरीके से फट गई थी। चेहरा एकदम उतरा हुआ, आंखों में एक तरह की उदासी और दुख। बैग नीचे रखकर वे बैठ गए। सागर ने उन पर एक नजर डाली। थोड़ी सी जगह छोड़कर वो भी उनके बाजू में नीचे बैठ गया। मोबाइल निकालकर वो गेम खेलने लगा। इस तरह 15-20 मिनट ऐसे ही चले गए। पंछियों का चहचहाट, नीरव शांतता और ठंडी हवा। अचानक उसे रोने की आवाज आई। सागर ने तुरंत अपने बाजू में मुड़कर देखा। बाजू में बैठी सज्जन अपने मुंह में रुमाल दबाकर अपने आंसू को रोकने की असफल कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंसुओं की कई धाराएं उनकी आंखों से बह रही थी। उनको ऐसा रोती देख सागर का मन बेचैन हुआ। उसने तुरंत मोबाइल अपनी जेब में रखा और थोड़ा सा उनके पास सरक गया। सागर ने डरते डरते पूछा, चाचा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान हो? ऐसा पूछते ही वे सज्जन अपने होश में आए, अपनी आंखें पोंछी और कुछ नहीं ऐसा इशारा करते हुए अपनी गर्दन हिलाई। सागर से रहा नहीं गया। उसने वापस पूछा, चाचा, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? कोई झगड़ा हुआ है? फिर भी चाचा नाम में अपनी गर्दन हिला रहे थे। तो फिर क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? किसी की याद आ रही है क्या? सागर ने न चाहते हुए पूछा। सागर के इस बात पर वे सज्जन और रोने लगे। सागर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यदि आपके मन में कुछ परेशानी है तो आप मुझे बोल सकते हैं। बोलने से आपका मन हल्का हो जाएगा और दुख भी। सज्जन ने आंसू भरे आंखों से सागर की ओर देखा। सागर को देखकर पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ। उनके मुंह से जैसे शब्दों की बारिश हुई। वे भर भर के बोलने लगे। कभी कभी जज्बात में आकर हम एक अजनबी को हमारे मन का हर एक दुख बताकर अच्छा महसूस करते हैं। उस सज्जन का वैसा ही हुआ शायद।
आसमान में नजर गड़ाए, आंखों में आंसू लिए वो बताने लगे, बेटा बहुत मुश्किल होता है दूसरों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देकर जिंदगी जीना। खुद के लिए कुछ कर न पाए ये सोचकर रोज कलेजा फटता है हमारा। पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मैं सबसे बड़ा, छोटी बहन भाई और माँ, खाने वाले 4 और कमाने वाला कोई नहीं। इसलिए 8वीं कक्षा में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और बिना किसी शर्म जो काम मिला वो काम करना शुरू कर दिया। मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। सोचा मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो क्या हुआ, लेकिन अपनी छोटी बहन और भाई को जरूर पढ़वाऊंगा। वो पढ़े या मैं पढ़ूं, एक ही बात है। दोनों को भी पढ़ा लिखा के शिक्षक बनाया, दोनों की शादी की। लेकिन अब वे मुझे मिलने तक नहीं आते। दूसरों का सपना पूरा करने के लिए जिंदगी भर जी जान से मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक गायक बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन सका। सोचा अपने बेटे को ही गायक बना दूं, और वो गायक बन भी गया। मुंबई में ही सीखा और वहीं पे ही सेटल हुआ। परसों उसे पुरस्कार मिला। उसने उसमें कहा, मेरे इस पुरस्कार का सारा श्रेय मेरे गुरु और मेरी पत्नी को जाता है। उसके भाषण में मैं या मेरा नाम कहीं नहीं था। मेरा भी इस्त्री के कपड़े पहनकर साफ सुथरा रहने का बहुत मन करता, लेकिन इस्त्री के हर दिन के 5 रुपए तो महीने के 150 रुपए, वो पैसे मेरे बेटे के खर्चे के काम आएंगे। सोचकर मैंने कभी इस्त्री के कपड़े पहने ही नहीं। मुझे गाड़ी का बहुत शौक था, लेकिन लड़के को कॉलेज पहुंचने में लेट होता तो लेक्चर मिस होते, इसलिए उसे नई बाइक लाके दी। मैंने अपनी जिंदगी में कोई चैनबाजी या कोई मौज नहीं की। खुद के लिए खुद पर कुछ खर्चा ही नहीं किया। पता है सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जिनके लिए हम इतना त्याग करते हैं ना, उन्हीं को इसका एहसास नहीं होता है। तब हमें बहुत बुरा लगता है। अब सोच रहा हूं, मैंने अपने जीवन में क्या कमाया? कुछ नहीं, सिर्फ मन मारकर जीता रहा। अब मेरी उम्र हो गई है। मरने का डर सोने नहीं देता और आधे अधूरे सपने चैन से जीने नहीं देते। कभी कभी अपनी ही भावनाओं पर काबू नहीं रहता, तो फिर बैठ जाता हूँ
कहीं पे भी समाधि लगाकर फिर लोग बोलते हैं, पागल हुआ है ये। लेकिन मैं पागल नहीं हो रही। सच में एक कलाकार अपनी कलाकारी के लिए भावुक होता है, बस, और कुछ नहीं। थोड़ी देर रुककर वे वापस बोले, मैं मेरा आवाज सुनाऊं तुम्हें, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं पागल नहीं हूं। क्योंकि मरे हुए सपनों के दुख का बोझ इतना भारी होता है कि उसे पागल होकर ही उठाने की ताकत मिलती है। बोलते हुए उनके आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। चेहरे के भाव बदल रहे थे। मन की कश्मकश साफ दिखाई दे रही थी। सागर को उनकी अवस्था देखी नहीं गई। उसका मन भर आया। कपकपाते हुए वो बोला, हाँ हाँ सुनाइए ना, मैं भी आपका आवाज सुनना चाहता हूँ। हाँ सुनते ही वे बहुत खुश हुए। सालों से अपनी कला दिखाने की उनकी ये इच्छा को एक श्रोता मिला था। वे खुश होकर गाना गाने लगे। मासूम फिल्म का वो गाना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। उनकी आवाज में वास्तव में एक अद्भुत मिठास थी। आवाज के उतार चढ़ाव में मधुरता, सुर और लय का मिलन एकदम परफेक्ट। जैसे कि वे गृहस्थ एक जंगली हीरा हो, जो एक सही जौहरी न मिलने के कारण प्रसिद्धि से कोसों दूर एक कोने में पत्थरों के बीच पड़ा था, एक अलग उपेक्षित पत्थर के रूप में। उनकी आवाज की जादू इतनी थी कि जैसे आसपास के पेड़ पौधे फूल पत्ते, यहाँ तक कि सागर भी उनकी आवाज सुनकर तृप्त हो रहे थे। उसी समय आसमान से बादल भी बरसने लगे, जैसे कि वे एक सच्चे दर्शकों की तरह उनकी गायकी की सराहना कर रहे थे। उस सज्जन का दर्द, उनकी कहानी और उनकी आवाज का जादू सुनकर वो बरगद का पेड़ भी रो रहा था, जिसके नीचे वे बैठे थे। उनकी शाखाओं से आंसुओं की बारिश हो रही थी। सागर तो उनकी आवाज में खो गया था। उसी समय बस की आवाज से वो होश में आया। चलो बच्चे, मेरी बस आई, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ऐसा बोल के वे सज्जन बस में बैठकर चले गए। सागर बहुत देर तक उस जाते हुए बस को देख रहा था, जैसे कि वो बस अनजाने में एक अज्ञात अवलिया को ले जा रही है, और जाते जाते वो अनामिक सुरों का सम्राट
खिड़की में से बारिशों के पानी में अपनी मधुर आवाज के गीत घुल रहा था। सागर के मन में विचारों का तूफान मचा। वो कुछ यादें याद करने लगा। उसकी भी गरीब घर की स्थिति थी। घर में लड़का लड़की ऐसा कोई भेद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने सागर और उसकी बहन के सामने एक विकल्प रखा था। हम दोनों किसी एक ही के पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। आप दोनों आपस में फैसला करके हमें बताओ कि आप दोनों में से कौन पढ़ना चाहता है। बहन बिना हिचकिचाते हुए बोली, हम सागर को पढ़ाते हैं। उसका भी तो सपना था। वो भी सागर की तरह ही होशियार थी, लेकिन उसने अपने सपनों का बलिदान दिया। एक भाई के लिए। सागर के दिमाग में उस सज्जन ने कही वो बात घूमने लगी। जिसके लिए हम इतना त्याग करते हैं ना, उन्हीं को इसका एहसास नहीं होता है। तब हमें बहुत बुरा लगता है। सागर ने अपना फ़ोन निकाला और बहन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही बहन बोली, हाँ सागर, बोलो बच्चा। सागर शांत रहकर सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रहा था। बहन वापस बोली, सागर बोलो ना, आवाज़ आ रही है क्या? सागर आंखों में आंसू और होठ कांपते हुए बोला, दीदी थैंक यू। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहन ने न समझते हुए पूछा, थैंक यू? लेकिन किसके लिए? क्या बोलने का कुछ समझ में न आकर सागर ने फोन काट दिया। बारिश रुकी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर बारिश की कुछ बूंदें गिरी थी। उसे पहुंचकर मोबाइल की स्क्रीन पर फिल्मी हीरोइन का वॉलपेपर हटाकर उसने अपनी दीदी का फोटो सेट किया। फोटो को देखकर प्यारा सा मुस्कुराया। फोटो पर प्यार से अपने होठ रख दिए और मोबाइल को वापस अपने जेब में डाल दिया। उतने में ही उसकी कॉलेज जाने वाली बस आई और वो बस में बैठकर चला गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे सपनों के लिए उनके सपनों की कुर्बानी देते हैं। दूसरों के लिए एक कदम पीछे होना, उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करना, उनकी खुशी में खुश होना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत बड़ा मन लगता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई होगा जिन्होंने ऐसे ही छोटे बड़े त्याग किए होंगे। अगर किए होंगे, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, या कोई रिश्तेदार या मित्र हो, तो जिंदगी के इस मोड़ पे उन्हें याद करें, उनका स्मरण रखें। आप
कृतज्ञ ना बन सके तो भी चलेगा, लेकिन कृतज्ञ कभी ना बने।